अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम मामले के साथ। मुल्क में खुद सर अफसरशाही को नकेल डालने की तैयारियां कर ली गई। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से ताउन नहीं करती तो ना सही तब्दीली सरकार ने मुतबादल निज़ाम लाने की ठान ली। हुकूमत और पार्टी मिलकर डिलीवर करेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाकर ओहदे वर्कर्स और रहनुमाओं को मेरिट पर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार ने अफसरशाही के अदम ताउन का इलाज ढूंढ लिया। वजीर आजम के साथ पार्टी कायदीन की अहम मुशावरती बैठक। खुद सर अफसरशाही को नकेल डालने की तजावीज मंजूर। तय पाया हुकूमत, पार्टी और ब्यूरोक्रेसी मिलकर डिलीवर करेंगे। मैकेनिज्म भी तैयार। सूबाई और जिली सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील देने समेत बड़े फैसले कर लिए गए। कोऑर्डिनेशन कमेटियों में सूबाई, जिला इंतजामिया, पार्टी ओहदेदार, अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स शामिल होंगे। तमाम हुकूमती बोर्ड्स में एजाजी ओहदों पर पार्टी रहनुमाओं की तकर्रियां होंगी। पार्टी रहनुमाओं को डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में ओहदे मेरिट पर दिए जाएंगे। वजीर आजम ने मेरिट पर समझौता नहीं होगा की दो टोक पॉलिसी भी दे दी। साफ बता दिया कि हमें आवाम को डिलीवर करना है, हर ओहदेदार को परफॉर्मेंस देना होगी। ये भी तय पाया कि वुकला की बॉडीज में भी पार्टी के वुकला को आगे लाया जाएगा। और वजीर आजम इमरान खान से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में सियालकोट बाजार में पेश आने वाले वाक़े पर बात हुई। वजीर आजम ने हिदायत की कि कोताही या गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन लें। लाहौर से मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। आसमान से उतरी हुई है, बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। सर्दियों के लिए राशन नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है। वजीर आजम इमरान खान से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। सियालकोट रमजान बाजार में पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बताईं। जराये के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने वजीर आजम को कहा कि अफसरशाही काम नहीं करती और गालियां अवामी नुमाइंदों को पड़ती हैं। पंजाब ने 17 अरब की रमजान सब्सिडी दी, लेकिन अफसरशाही ने नाहिली दिखाई। सोनिया सदफ से तलख कलामी की वजह उनका अवाम को डिलीवर न करना था। वजीर आजम इमरान खान का कहना था अवामी मुफाद और रिलीफ तरजीह है। कोताही या गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान को फिक्स करने की भी हदायत की। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं, तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है PDM के नाम से एक यूनियन बनी हुई है जो NRO मांग रही है। 30 साल तक हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं। ताकतवर को कानून के ताबे लाएंगे, ये हमारी जंग है। लाहौर में हाउसिंग मंसूबे के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। माइंडसेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान है। हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। कब्ज़े ग्रुपों ने क्यों आया? क्योंकि ज़मीनों के केस ही नहीं हल होते। उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया। साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप। और किन की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे? कमज़ोर लोगों पे, हुकूमत की ज़मीनों पे। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो मुशक डाल दो। सरकार मदीना ने सबसे पहली चीज़ इस्टेब्लिश की थी कानून की बालादस्ती। मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी सज़ा मिलेगी। हमारी ये आज जंग है, ये दो चीज़ें करनी है। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है और कमज़ोर के लिए ये रियासत ने जिम्मेदारी लेनी है ऊपर उठाने के लिए। इलेक्शन के बाद रिकाउंटिंग भी मुतनाज़े, देखिए कुछ ही देर। PTI का IMF डील में अपनी गलती को तस्लीम करना काफ़ी नहीं। इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे। बिलावल भुट्टो ने बड़ा मुतालबा कर दिया। बयान में कहा हमारी बात मान लेते तो आज मईशत यूं तबाह ना होती। महंगाई की वजह आपके गलत फैसले हैं। वज़ीर आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। गलतियों का एतराफ़ करने वाले फिर वही गलतियां दोहराते हैं। ये मुल्क है, कोई क्लासरूम नहीं। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 249 के ज़िमनी इलेक्शन की तरह वोटों की दोबारा गिनती का अमल भी मुतनाज़ हो गया। मुस्लिम लीग नून
PSP, तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान ने फॉर्म 46 फराहम ना करने पर बॉयकॉट कर दिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन की तरह दोबारा गिनती का अमल भी मुतनाज़ा हो गया। दोबारा गिनती का आगाज हुआ तो हारने वाली बेशतर जमातों के उम्मीदवार बाइकॉट करके रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से बाहर आ गए। मुस्लिम लीग नून हो या PSP, तहरीक इंसाफ हो या MQM, सबका सबसे बड़ा एतराज रिटर्निंग अफसर की जानिब से फॉर्म 46 फराहम ना करना था। RO ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे, और जो अनयूज्ड बैलेट्स हैं, ये हर ऑडिट में ये होता है कि जो अनयूज्ड बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। फॉर्म 46 हमें नहीं मिले तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे? जो बैलेट पेपर है, जो बुक है, किस तरह से उसको सीरियल वाइज मैच करेंगे? और कोई फ़ायदा नहीं है हमारे बैठने का, तो हम इसलिए उठ कर आ गए। फिर कर लो जो आपका जो दिल चाहे कर लो। कि उनसे फॉर्म 46 मांगे गए, उन्होंने पीपल्स पार्टी को फॉर्म 46 दिए, हमें नहीं दिए। तमाम जमातों ने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने बाइकाट किया है इसका। बाइकाट करने वाले उम्मीदवारों ने जिस अमल पर सबसे ज्यादा एतराज किया, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उसी फॉर्म 46 को फराहम ना करने की तायद करते नजर आए। मेरे भाई फॉर्म 46 का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, मैं वकील हूँ और बहुत सारे जाहिल वकील अंदर बैठे हुए जिसको पता तक ये चीज़ हो रहा है। जब रिकाउंटिंग हो गया तो फॉर्म 47, 46 का प्रोसेस खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, नए तरीके से काउंटिंग होगा, नए तरीके से कंसल्टेशन होगा, ये इनको नहीं पता। 4 जमातों के बाइकॉट की वजह से वोटों की दोबारा गिनती का अमल कुछ देर के लिए रुका, मगर फिर पीपल्स पार्टी, कलअदम तहरीक लब्बैक और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों की मौजूदगी में वोटों की दोबारा गिनती जारी रही। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची में बिलावल भुट्टो के विजन के बायस जीत मिली। कुछ लोग धौंस धांधली से इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाना चाहते हैं। उनकी मर्जी यही है कि एक फ़ोन कॉल आए और इलेक्शन कमीशन उन्हें फातेह करार दे। बड़ा कोई करिश्मा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। सूरज जो है वो एक तरफ से की बजाय दूसरी तरफ से निकल आया। अजूबा हो गया कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कैसे जीती। अब ये धौंस धांधली और इस तरह का प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी कि वो उसको यरगमाल बना लें। और इनकी असल मर्जी तो ये है कि अभी टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज भी यहाँ पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले लें। अब यही बात रह गई है। और अब आपको बताएं कि कराची के हल्का NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का सिलसिला इस वक्त जारी है। 276 में से 40 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताइएगा अब तक किसके कितने वोट मुस्तरद हो चुके हैं? जी बिल्कुल, ये सिलसिला सुबह से जारी है और अब तक 40 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस के वोटों की रिकाउंटिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका है। कादिर खान मंदुखेल के 57 वोट मुस्तरद हुए हैं, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के 89 वोट मुस्तरद हुए हैं, PTI के आमजद आफरीदी के 54 वोट और MQM के हाफिज मुरसलीन साहब के 106 वोट मुस्तरद हुए हैं। इस तरह 306 वोट मुस्तरद हो चुके हैं अब तक और रिकाउंटिंग का मरहला जारी है। रात 10 बजे तक ये मरहला जारी रहेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुक्काम का यह कहना है कि रिकाउंटिंग के मजीद मराहिल को कल भी मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी और ये सिलसिला आइंदा कई रोज तक जारी रह सकता है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। हल्का है NA 249 जहां पर वोटों की दोबारा गिनती का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल दोबारा गिनती में भी अपनी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। तो हम तो पहले से ये समझ रहे थे कि इंशाल्लाह जो बैलेट बॉक्स खोलेंगे या ये जो बोरियां खोलेंगे वोट हमारे हक में होंगे, क्योंकि हमें हल्के का पता। मुफ्ता इस्माइल साहब को क्या पता है इलाके के गरीब आदमी है, वो अपनी फैक्ट्री और मुलाजमीन के ज़रिए सुबह भी आए थे। वो इलेक्शन तो मुलाजमीन के ज़रिए लड़ रहे हैं। तमाम पार्टियों के सामने जो रिकाउंटिंग इस वक्त भी जारी है वो हमारे हक में चल रही है। जो लिस्टें हमारे पास पहले से आ चुकी थी फॉर्म 45 की, उसके तहत 19-20 का फ़र्क है। कोई वोट रिजेक्ट होता है हमारा, कोई उनका रिजेक्ट होता है, वो सिलसिला तो जारी है। बहरहाल जो हमारी बरतरी है वो बरकरार है। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। खुर्रम शेर जमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की वीडियोस तलब कर ली गई हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वीडियो का जायजा लेने के बाद कार्रवाई करने या ना करने का फैसला होगा।
जुल्करनैन इकबाल से बात करते हैं। बताइए जुल्करनैन इकबाल। देखिए, खुर्रम शेर जमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात की बूछाड़ की गई थी। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब पेमरा से तलब कर लिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल वीडियो, और इलेक्शन कमीशन जो है उसका जायजा लेगा वीडियो का। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया इस पर कोई रद्द अमल देना है या नहीं, या खुर्रम शेर जमान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करनी है या नहीं। ये तमाम फैसला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया है। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से आशियाना इकबाल रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में ज़मानत मिली, बैरून मुल्क गया और फिर वतन वापस भी आ गया। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट से शामिल किया, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि वफाकी हुकूमत को नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी किया जाए। फेटफ पर पाकिस्तान को सऊदी अरब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। हमारे ठोस और जामे इक़दामात के बाद पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंटरव्यू। कहा, ग्रे लिस्ट से निकालने के मौके पर सऊदी अरब का वोट हमारे हक़ में होगा। ये बताया कि वज़ारत ख़ारजा लीड रोल में है, किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। फैटफ पे सऊदी अरब ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मैं इस पे इत्तफाक नहीं करता। फैटफ पे सऊदी अरेबिया ने हमें मुकम्मल सपोर्ट किया। जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त क्या हुआ? मैं वहाँ मौजूद तो नहीं था, लेकिन ऑन द होल वो हमारे मौक़िफ़ की तायद ही करते रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब वोटिंग वाली स्टेज आएगी ग्रे लिस्ट से निकालने की, तो सऊदी अरब हमारे हक़ में वोट डालेगा। देखिए, यकीनन मुझे तवक्को है। हमने इतने ठोस और जामे इक़दामात ले लिए हैं, अब पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। इस वक्त आर्मी चीफ पहले वहाँ मौजूद है। इस वक्त बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि फॉरेन पॉलिसी के शोबे के अंदर बाज़ ऐसे मामला हैं जैसे बैक चैनल कॉन्टैक्ट है इंडिया के साथ, वो भी इंटेलिजेंस लेवल पे चल रहा है। ISI और रॉ की बायलैटरल चल रहा है। फॉरेन ऑफिस कितना लूप में है उस हवाले से? फॉरेन ऑफिस मुकम्मल चीज़ों से आगाह है। ये फॉरेन ऑफिस का और जितने दीगर मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें मशावरती अमल है, वो पहले से कहीं बेहतर है। लीड रोल में कौन है? जनरल फैज़ हमारे यहाँ से इस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं जो चैनल, और वहाँ से रॉ के हेड हैं और अजीत डोवल आते हैं। लीड रोल में तो फॉरेन ऑफिस ही रहेगा, इसमें तो किसी को शक व शुबा होना ही नहीं चाहिए। वो जो एक तासुर दिया जाता था कि एक सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट है, उसकी नफ़ी करने के लिए इस किस्म का जो इंटरेक्शन है वो कई दफ़ा मुफीद साबित होता है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गल्फ शॉपिंग मॉल के सुनार की दुकान में नक़बज़नी की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। मुलज़िम आसिफ ने 80 लाख रुपए कर्ज ले रखा था। कर्ज उतारने के लिए अपने भाई की दुकान में सोना गायब करके नक़बज़नी का ड्रामा रचाया। पुलिस ने दुकान मालिक के भाई आसिफ और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके सोना बरामद कर लिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। क्लिफ्टन में वाक़े बाजार में सुनार की दुकान में चोरी की वारदात झूठी निकली। दुकान मालिक आसिफ ने पार्टनर्स को धोखा देने के लिए साथी वसीम के हमरा मिलकर दुकान का 3 किलो सोना गायब किया। दुकान मालिक ने खुद ही CCTV कैमरों की तारें काटी और कटर्स लाकर दुकान में रखे ताकि पुलिस को चोरी के शवाहिद मिल सकें। पुलिस के मुताबिक वारदात के ड्रामे के बाद जब पार्टनर्स और मॉल के दीगर लोगों के बयानात लिए गए तो दुकान मालिक आसिफ पर शक हुआ। दुकान मालिक से तहकीकात करने पर उसने तमाम मामला बता दिया। मुलजिम आसिफ ने 3 किलो सोना गायब करके दुकान से 12 किलो सोना चोरी किए जाने का लिखवाया था। मुलजिम की निशानदही पर IH चंडीगढ़ रोड पर वाक़ इमारत से 3 किलो सोना बरामद कर लिया गया है। आसिफ और वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। आगे चलकर जानिए कोरोना का फैलाव, पाबंदियां मजीद सख्त। फैसलाबाद में नादरा के रिकॉर्ड से मुबैना तौर पर लोगों के अंगूठे के निशानात चोरी होने लगे। फैसलाबाद FIA साइबर क्राइम ने जाली अंगूठे बनाकर लूट मार करने वाले नादरा मुलाजिम समेत 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। नादरा का अहम डाटा लुटेरों के हाथ लग गया। नादरा रिकॉर्ड चोरी करके जाली अंगूठे बनाने का इंकिशाफ। फैसलाबाद FIA ने नादरा मुलाजिम समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। फ्राडिये जालसाजी से सिलिकॉन के अंगूठे बनाते और सिम्स निकलवा कर जराइम पेशा अफराद को बेच डालते। मैं सिर्फ इसमें एक बंदे को जानता हूँ जो मुझे फार्म और ID कार्ड दे जाता था।
मैं उसे थंब बना के दे देता था। आगे ये उसका कितना वसी ग्रुप है, कितनी फ्रेंचाइज उसके साथ अटैच हैं, ये मैं नहीं जानता। मैंने तकरीबन 2000 थंब बनाए थे। FIA ने मुल्ज़मान के कब्जे से नादरा फार्म, सिम्स और बायोमेट्रिक डिवाइसेस बरामद कर ली। ये जो ग्रुप हमने पकड़ा है 6 लोगों का, इसमें सभी वो लोग शामिल हैं। कोई सिम सेल करता है, कोई ये थंब स्कैन करता है, कोई नादरा का रिकॉर्ड लेके आता है और कोई ये थंब बनाता है। नादरा के जो ऑफिशियल्स हैं या जो फ्रेंचाइज के लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। FIA के मुताबिक 2 नंबर सिम्स के लिए इनामी स्कीम का झांसा देकर सादालो शहरियों को लूटा जाता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की संगीन सूरत हाल बरकरार है। मजीद 108 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 24 घंटे में 4198 नए मरीज सामने भी आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.03% रिकॉर्ड की गई। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। SOPs और पाबंदियों की सख्ती के बावजूद कोरोना के वार जारी। एक दिन में वायरस मजीद 108 अफराद की जान ले गया। 4198 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल कोरोना केसेस की तादाद 84,172 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पंजाब में सबसे ज्यादा 67 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 31, सिंध 4, आजाद कश्मीर 3, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में एक मरीज का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात 18,537 हो गयी। गुज़िश्ता रोज मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 9.03% रही। अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मर्दान में 59%, मुल्तान 77, लाहौर 69 और बहावलपुर में 58% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। शहरियों को कोरोना से बचाने का मिशन वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 1,80,985 अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। अब तक 31,50,122 शहरियों को वैक्सीन लग चुकी है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सिंध में 8 से 16 मई तक मगरिब के बाद टेक अवे बंद। ग्रोसरी की दुकानें भी शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। हॉक्स बे और सी व्यू भी बंद रहेंगे। ईद पर चिड़ियाघर, सफारी पार्क और दीगर तफरीही मकामात भी बंद रखने का फैसला किया गया है। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला हाउस में सिंध टास्क फोर्स का इजलास। रेस्टोरेंट और होटलों पर नई पाबंदियां लगा दी गयीं। 8 मई से 16 मई तक शाम 6 बजे के बाद टेक अवे की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। ग्रोसरी दुकानों को भी शाम 6 बजे के बाद कारोबार की इजाजत नहीं होगी, जबकि मेडिकल स्टोर, फार्मेसी को इस्तिस्ना हासिल होगा। ईद तातीलात में सीवीओ और हॉक्स बे समेत तमाम साहिल बंद रहेंगे। KMC के जेर इंतजाम चिड़ियाघर, सफारी पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दीगर तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। इन छुट्टियों के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे, जहां बिला तातुल वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। संजय साधवानी, समा, कराची। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कराची वाले कहीं SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं तो कहीं कोरोना को संजीदा नहीं लिया जा रहा। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। इस बार ईद कुछ ऐसे हालात में आ रही है जब मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से जिंदगियां निकल रही है। इस सूरत हाल में ईद की खरीदारी में भी शहरियों के मुख्तलिफ रवैये देखने में आ रहे हैं। शहर का एक हिस्सा वो है जहां खरीदार बहुत मोहतात हैं, SOPs पर अमल भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी शॉपिंग लिस्ट भी महदूद की है। जमजमा पे तो लोग बहुत सेंसिटिवली आ रहे हैं और मास्क के बगैर नहीं बल्कि इवन ट्राई भी नहीं करते, दूर रहते हैं। डिस्टेंस भी उनकी ख्वाहिश होती है कि मेंटेन रहे। और मुझे तो लगता है कि काफ़ी लोग समझदार हैं और बड़ी समझदारी से शॉपिंग कर रहे हैं और बड़ा ख्याल रख रहे हैं, दूसरों का भी अपना भी। लोगों ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, थोड़े जैसे जिसका जो बजट था उसमें उन्होंने थोड़ा सा कम करवा लिए। कराची के पौश इलाकों की निस्बत काले पुल की दूसरी जानिब बसने वाले शहरियों का रवैया यकसर मुख्तलिफ नज़र आता है। यहाँ बाजारों में रश इतना है कि SOPs की धज्जियाँ बिखर रही हैं। लोगों को ये एहसास ही नहीं कि इनकी ईद की तैयारी कितनी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। गुलशन इकबाल में स्टिचिंग यूनिट चलाने वाली बीना जुबैरी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि खवातीन इन हालात में भी अपनी तैयारी पर कोई समझौता करने पर तैयार नहीं। वो अपने शौक पहले की तरह पूरे कर रही हैं कि हमने 2-3 पार्टी वेयर बनवाने हैं, 2-3 लॉन के सूट्स बनाने हैं, चूड़ियाँ भी मैच करनी है, हर चीज़। आप हमें कपड़े पहले दे दें ताकि हम अपनी तैयारी पूरी कर लें।
फैशन डिज़ाइनर बीना जुबैरी भी इस बात को तस्लीम करती हैं। ख़वातीन ख़रीदारों के रवैये में तबक़ाती फ़र्क भी वाज़े नज़र आ रहा है। अपर लेवल मिडिल क्लास ये तो अब ऑनलाइन पे ज़्यादातर शॉपिंग कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा बाज़ारों में नहीं जा रहे। लोअर क्लास जो है वो बाज़ारों में धक्के खा रही है। लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम जा नहीं सकेंगे, मिल नहीं सकेंगे, तो हम कपड़ों का क्या करेंगे। अगरचे हुकूमत की जानिब से ईद पर सैरगाहों तक ताला लगाने का ऐलान किया जा चुका है, मगर ख़वातीन तो जैसे हर ऐलान से आंखें और कान बंद किए हुए हैं। ईद खुशियों का त्यौहार है जिसे मनाना हम सब का हक है, लेकिन क्या अपनी ज़िंदगी की कीमत पर? यकीनन नहीं। एहतियात कीजिए। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। और अब ये खबर कि मुल्क भर के बैंक्स पीर और मंगल को भी खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। एनसीओसी ने 8 तारीख से तमाम कारोबार बंद रखने के अहकाम जारी किए थे, मगर आवाम की सहूलत के लिए स्टेट बैंक ने 10 और 11 मई को भी बैंक खुले रखने की हिदायत की है। सर्कुलर के मुताबिक पीर और मंगल को तमाम बैंक्स की 50% ब्रांचें खुली रहेंगी। बैंक्स के औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। आपके शहर और उसके मज़ाफ़ात में हराम खोरों को बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। गौर से सुन ले कि समा टीम हराम खोरों के पीछे आ रही है। ऐलान खत्म हुआ। पेशावर में पनीर की फ़ी किलो कीमत में 180 रुपये तक इजाफा हो गया। बाबरकत महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, ये जानते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। पनीर की रमज़ानुल मुबारक में तलब बढ़ी तो मुनाफाखोरों ने मौके से उठाया फ़ायदा और फ़ी किलो निर्खों में 180 रुपये का कर दिया इजाफा। रमज़ान से कबल 700 रुपये किलो मिलने वाला पनीर अब बेचा जा रहा है 880 रुपये किलो। हालांकि बीच में कोई आड़ती भी नहीं, फिर भी कीमत में इजाफा समझ से बाला। मुनाफाखोर पेश करते हैं अजीब मंतक कि रमज़ान में दूध की डिमांड बढ़ गई, वो इन्हें मिलता है महंगा। रमज़ान से पहले क्या किलो होता है, अभी क्या किलो है? 700 का। अच्छा, अभी 800। शहरी भी ग्राम फरोशी से परेशान। रमज़ान से पहले पनीर 700 रुपये में बिक रहा था, अभी 880 रुपये में बिक रहा है। ये जो सारे गरीब हैं ना, ये खुद हरामखोरी करते हैं। मुनाफाखोर जहां आवाम की जेबों पर डाके डाले हुए हैं, वही अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले भी मौजूद। माह मुकद्दस में रेट ज्यादा करने के बजाय फी किलो 100 रुपए की कमी कर डाली, बेच रहे हैं 600 रुपए किलो। चीज़ें सीखी हुई हैं अपने मज़हब से कि रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए। पूरे साल तो कमाते हैं, तो इस बार ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर हो रही है, यार महंगाई हो रही है, सारी आवाम परेशान है। मुनाफाखोरी के नासूर से मुबारक महीना शहरियों के लिए एक बड़ी आजमाइश बनकर रह गया है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, इरशाद। कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की तलब में इजाफा हुआ तो डीलर्स ने इसे मुनाफाखोरी का मौका समझ लिया। फैक्ट्री से 13 रुपए लीटर में मिलने वाली ऑक्सीजन डीलर्स 50 रुपए फी लीटर बेच रहे हैं। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखिए। फैक्ट्री से टैंकर लाते हैं माया शक्ल में ऑक्सीजन डिपो पर, जहां सिलेंडर में से गैस की शक्ल में भरा जाता है। यहाँ 47 लीटर का सिलेंडर बिकता है 600 रुपए में, यानी तकरीबन 13 रुपए फी लीटर। फैक्ट्री मालकान और डिपो मैनेजर्स के मुताबिक मुल्क में ऑक्सीजन वाफर मकदार में मौजूद है और उसकी कीमत में काबिल जिक्र इजाफा नहीं हुआ। कीमतों में हमारी कंपनी को, रादर बड़ी कंपनियों को नहीं है, शायद नीचे लोग करते हैं। वो जो सिलेंडरों की हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जो 6.8 है ना सर, इसमें होता है ये 47 लीटर होता है। हम जो 6.8 क्यूबिक मीटर वाला सिलेंडर है ना, वो 600 रुपए में दे रहे हैं। फैक्ट्री से गैस जो ही एक डीलर के पास जाती है तो उसकी कीमत में यकायक 3 गुना से जायद इजाफा हो जाता है और अवाम को फी लीटर ऑक्सीजन 50 रुपए में मिलती है, जिसकी वजह डीलर्स ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात को करार देते हैं। कंपनी 1 रुपये बढ़ाती है, बाकी फिलिंग स्टेशन अपनी मर्जी से 10 रुपये बढ़ाते हैं। वो कंपनी अगर नहीं बढ़ाती तो फिर भी ये 2000 रुपये बढ़ा देते हैं। 47 वाला जो 1500 में भर के देते थे, पीछे से हमें भी गैस महंगी मिल रही है, हमारी भी मजबूरी है, अब हम 2000 का भर के दे रहे हैं। और ये जो 10 लीटर का सिलेंडर है, हम पहले 400 का भर के देते थे, इस वक्त हम 500 का इसका भर के दे रहे हैं।
मुल्क में ऑक्सीजन गैस की यौमिया पैदावार 750 टन से जायद है, जो कि अब सिर्फ सेहत के शोबे को ही दस्तयाब है। ऑक्सीजन की सनत से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मुल्क में गैस की कोई कमी नहीं, रसद तलब की बुनियाद पर गैस की कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। भाभी बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ बहुत खुश हूँ भाई। लगता है भैया ने नई ज्वेलरी दिलाई है। हाँ देखो कैसी लग रही हूँ बताओ। बहुत खूबसूरत। लेकिन भाभी एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। अगर ये हलाल के पैसों से आई है तो ठीक, बहुत मुबारक हो। अगर ये हराम की कमाई है तो ये सोने का नहीं, आग का हार है जो जहन्नम में कयामत के दिन आपको पहनाया जाएगा। कोरोना वायरस का फैलाव, ईद की खरीदारी के लिए कराची वालों को एक दिन और मिल गया। कल भी कारोबार खुला रखने की इजाज़त होगी। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, इस इजाज़त के साथ क्या अहकाम दिए गए हैं, टाइमिंग्स क्या होंगी? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने कारोबार को एक दिन और दे दिया है। जुमे के रोज सिंध भर में जो मार्केट्स हैं वो खुली रहेंगी। इससे पहले जुमा और हफ्ता इतवार को मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट बंद होती थी। हफ्ते में 2 दिन सिर्फ डे के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन अब चूंकि अदालत की भी सिंध हुकूमत को हुक्म है तो अब ये फैसला किया गया है कि कल जुमे के दिन मार्केटें खुली रखने की इजाज़त दी जाएगी। सुबह शहरी के बाद ये कारोबार शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा। तमाम मार्केट को इजाज़त होगी कि SOPs पर सख्त अमल दरामद के साथ वो मार्केट खुली रखें और अपना कारोबार करें। तो कराची वालों को ईद कारोबार एक और दिन मिल गया। संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक और बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका ने वैक्सीन के पेटेंट खत्म करने की हिमायत का ऐलान कर दिया। पेटेंट खत्म होने से वैक्सीन किसी भी मुल्क में बनाई जा सकेगी और सस्ती दस्तयाब होगी। दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने लिखा, जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो सका वो मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। पाकिस्तान अब आलमी मंडी में शामिल हो गया है। इससे अरबों रुपए की सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। अब आपको ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट में मां ने 2 बच्चों की खातिर 10 तोला सोना कुर्बान कर दिया। अदालत ने पेशकश कबूल करने पर 2 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट में जहेज वापसी केस में दिलचस्प सूरत हाल। अदालत ने वालदा से पूछा, 2 बच्चे लेने हैं तो क्या 10 तोला सोने से दस्तबरदार हो सकती हैं? मां की मां पर वकील ने कहा, तरजीह बच्चे हैं, पेशकश कबूल कर ली गई। जहेज वापसी केस में पेशावर हाई कोर्ट ने ज़ैनुल्लाह नामी शहरी को अपनी साबिक अहलिया को 10 तोले सोना देने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सवाल उठाया कि हाई कोर्ट ने किस बुनियाद पर फैसला दिया। फैमिली कोर्ट में तो सोना देने की बात हुई ही नहीं थी। जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा, अगर खातून को 2 बच्चे मिल जाएं और वो सोना लेने के हक से दस्तबरदार हो जाए तो क्या ये काबिल कबूल होगा? खातून के वकील ने पेशकश कबूल की तो अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कारादम करार देते हुए ज़ैनुल्लाह को 2 बेटे मां के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।